नमस्कार, स्वागत है सभी का संभव की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में। पेपर डिस्कशन हमारा चल रहा था और आज हम पेपर सेकंड आपके सामने लेकर आए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी और जो बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन हमारे दिया हुआ है उसको आज करते हैं। पेपर की पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आप वहां से पहले इसको डाउनलोड करें और उसके बाद में इस पेपर को देखिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इस बार आने की संभावना रखते हैं हमने उसको इस पेपर में मेंशन किया है और उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं और आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको किस प्रकार से इनको आप सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सिनेप्स क्या होते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे सिनेप्स जो होते हैं उनको ये कनेक्शन कहा जाता है। ये जो स्नेप्स है वो दो न्यूरॉन के बीच में पाए जा सकते हैं या न्यूरॉन और मसल्स के बीच में पाए जा सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि ये पोस्ट सिनेप्टिक बटन है। यहां से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होने वाले हैं और यहाँ जो आगे वाला जो न्यूरॉन आएगा उसका फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट, ये डेंड्राइट है। ये तो हो गया डेंड्राइट और ये हो गया सिनेप्टिक बटन या आप इसको सिनेप्टिक नोब भी कहते हैं। ये सिनेप्टिक बटन और जो डेंड्राइट इसके बीच में यहाँ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए जाते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर इस डेंड्राइट पर मिलने वाले रिसेप्टर पर जाकर जुड़ जाते हैं और आगे इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का कार्य करते हैं। तो इस जगह पर जो कार्य होते हैं या इन दोनों का जो कनेक्शन होता है, यहाँ जो भी कार्य हुआ इस जगह को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, तो दो न्यूरॉन्स के बीच में पाई जाने वाली वह जगह जहां पर क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होने के लिए बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, जो खाली जगह पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है निश्वसन और उत्श्वसन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में अंतर बताना है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, हम हवा को या वायु को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं और इसमें हम क्या करेंगे, वायु को अंदर ले रहे हैं। देखिए आपने एक रूल पढ़ा होगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है और अगर हम इसमें पी और वी का संबंध निकालते हैं तो ये लगभग ये आता है कि P इक्वल्स टू 1/V। मतलब अगर जहां प्रेशर ज्यादा होगा, जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां वॉल्यूम कम होता है, या आप उल्टा कर सकते हो, जहां वॉल्यूम कम होता है वहां पर प्रेशर है वो ज्यादा मिलता है। देखिए एक्सपायरेशन की पहले बात कर लेते हैं। एक्सपायरेशन में क्या होता है, हम हमारे फेफड़ों को पहले फुलाते हैं। सॉरी, एक्सपायरेशन में हम फेफड़ों को क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ जैसे अपनी नॉर्मल स्थिति में गति करता है और जो रिब्स होती है वो अंदर की तरफ मूवमेंट करती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ का वॉल्यूम क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ रहा है और रिब्स है वो नीचे की तरफ जा रही है। वॉल्यूम घटने से यहाँ का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और आपको पता है एयर जो होती है वो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। तो यहां से हवा है वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि यहां दाब उच्च हो गया और बाहर दाब है वो निम्न हो जाता है। ऐसा ही अगर आप इंस्पायरेशन की बात करते हो, इंस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, हमारे डायफ्राम को नीचे की तरफ और रिब्स को ऊपर की तरफ फैलाते हैं, जिससे अंदर जो गुहा होती है, केविटी होती है, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर अगर घटेगा तो प्रेशर अंदर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए
एयर जो होती है उसको फुलफिल करने के लिए अंदर की तरफ गति करने लगती है। तो ये आपको इसके अंदर लिखना है एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में, कहाँ क्या डायफ्राम कैसे नीचे जाता है कैसे ऊपर जाता है, तो ये सारी चीजें आपको करना है। नेक्स्ट आता है रक्त दाब क्या है, धमनियों में O2 का परिवहन आपको समझाना है। देखो लास्ट ईयर CO2 का परिवहन आ चुका है, O2 का परिवहन आपको बताना है और रक्त दाब को आपको परिभाषित करना है। देखिए रक्त दाब क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। ये हमारी अ, जो रक्त धमनी है, मान लीजिए ये वो है, और रक्त धमनी में क्या होता है, जब रक्त बहता है तो बहते हुए वो क्या करता है, रक्त की दीवारों, जो धमनी की दीवार होती है उसके ऊपर प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है, ब्लड जो होता है वो क्या करता है, इसके ऊपर प्रेशर जनरेट करता है, और इस प्रेशर के अगेंस्ट ये जो वॉल होती है वो ब्लड पे दोबारा प्रेशर लगाती है। तो वॉल्स के द्वारा ब्लड पर लगने वाला दाब होता है उसको हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। और ये रक्त दाब हम स्पिग्नोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं। नेक्स्ट पूछा था आपको कि O2 का परिवहन आपको समझाना है। देखिए मोस्ट ऑफ जो O2 का परिवहन होता है वो 93% होता है हीमोग्लोबिन के साथ में, 93% हीमोग्लोबिन, और इसी के अंदर 7% है वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था के अंदर भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे क्योंकि लास्ट टाइम CO2 का ट्रांसपोर्ट पूछ लिया है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बोहर इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है। देखिए बोहर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं कि किस प्रकार से जो कर्व होता है, आपने पढ़ा होगा जो ऑक्सीजन और जो CO2 का, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व होता है वो किस प्रकार से बाएं और दाएं साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो वो देखते हैं इसके अंदर। देखिए बोहर इफेक्ट में आपने पहले ये पढ़ा होगा कि एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो इस प्रकार से सिग्मोइड प्राप्त होता है। इसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट सेचुरेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सिग्मोइड कर्व है जो प्राप्त होता है। यहाँ मान लीजिए एक ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े, यहाँ तीन ऑक्सीजन जुड़ा और यहाँ चार ऑक्सीजन जुड़ा। चार ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये सेचुरेट हो जाता है। तो अब क्या होता है, कभी कभी बॉडी के अंदर जब पीएच कम हो जाती है, पीएच कम कैसे होगी, अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो CO2 क्या करता है, HCO3 माइनस कार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये कार्बोनेट आयन क्या करते हैं, पीएच को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है, हमें बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लिबरेट करवाना होता है, छोड़ना होता है। इसलिए ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो क्या होता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, बोहर इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, बोहर इफेक्ट कहते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, आप वो भी पढ़ के जाइए। और ये कब राइट साइड में आता है और कब ये लेफ्ट साइड में आता है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। जब हम ऊंचाई में रहते हैं या मान लीजिए जो बेबी जो होता है, जो यूट्रस में रहता है, उसका जो हीमोग्लोबिन कर्व होता है वो लेफ्ट साइड में खिसका हुआ रहता है। नेक्स्ट आता है संकटकालीन हॉर्मोन्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं। संकटकालीन हार्मोन जो विपरीत परिस्थिति में हमारे क्या करते हैं मान लीजिए हमें बचाने का कार्य करते हैं, वो संकटकालीन हार्मोन होते हैं। और ये मोस्टली एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित किए जाते हैं, जो एड्रिनल हार्मोन है, और नोर एड्रिनल, या आप ये कह सकते हो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होते हैं, जो संकटकालीन हार्मोन होते हैं, ये हमारे रक्तदाब को बढ़ाना या हमारे रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाना, बीपी को बढ़ाना, इसका कार्य करते हैं। और दूसरा जो होता है इसका एंटागोनिस्टिक होता है, जो इनको वापस कम करने का कार्य करता है। इससे क्या होता है, हम विपरीत परिस्थिति में हमारे, जैसे मान लीजिए ब्रेन होता है उसको अधिक ग्लूकोज चाहिए, या फिर मान लीजिए अधिक ऑक्सीजन चाहिए, तो जहां जिसकी जरूरत पड़ती है वहां वो क्या करते हैं, इस प्रकार से ब्लड के फ्लो को बढ़ा देते हैं, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देते हैं, पेशियों के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो एनर्जी की मात्रा है उसको बढ़ा देते हैं। तो मान लीजिए कहीं आपको भागना है, लड़ना है, तो उस कंडीशन में ये काम करते हैं। ये तीन स्थिति में काम करते हैं, 3F बोलते हैं उनको, ध्यान रखना। एक तो फियर की कंडीशन में, और एक फाइट की कंडीशन में, और एक फ्लाइट की कंडीशन में। कभी आपको लड़ना हो, कभी आपको भागना हो, और कभी आपको डर लगता है, उस कंडीशन में ये हार्मोन है वो हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट आता है रेखित और अरेखित पेशियों में अंतर क्या होता है।
देखिए रेखित पेशी क्या होती है, जिनके ऊपर ये स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर होते हैं। इनमें क्या होता है, रेखित मसल्स फाइबर के अंदर इस प्रकार से ऊपर इस प्रकार से आपको क्या मिलते हैं, ऐसे कुछ ऐसी रेखाएं प्राप्त होती है, इनको रेखित कहते हैं। ठीक है, रेखित जो मसल्स फाइबर रहते हैं मोस्टली वो स्केलेटन मसल्स फाइबर होती है, जो हमारे जिनको हम कंकालीय पेशियां कहते हैं, और ये हमारे कंकाली जो अंग होते हैं या बोन्स होते हैं उनके द्वारा जुड़ी रहती है, और ये हमारे गमन में सहायक होती है। रेखित पेशियां होती है वो ऐच्छिक पेशियां भी होती है, जिनको हम कह सकते हैं कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो अरेखित पेशियां होती है, जैसे कि स्मूथ मसल्स हो गई, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एनएचिक पेशियां होती है। या आप ये कह सकते हो कि वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से जुड़ी रहती है, वो ऑटोमेटिक क्या करती है, कार्य करती है। जिनके अंदर ये स्ट्रिप्स है, वो दिखाई नहीं देती, रेखाएं नहीं पाई जाती, वो एरेखित पेशियां होती है। उसके बाद में आता है गोइटर डिजीज। देखिए गोइटर डिजीज क्या होती है, ये गोइटर जो है वो सामान्य भाषा में इसको घेंगा कहते हैं, आपको पता है। ये होता क्यों है, ये देखिए भोजन के अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाती है उस समय ये गोइटर होता है। लेकिन क्यों होगा, देखिए इसमें गले में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और गला फूल के बाहर आ जाता है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि देखिए हमारे गले के अंदर जो थाइमोसाइट सेल्स होती है सॉरी, थाइमोसाइट जो सेल होती है, ये थाइमोसाइट सेल्स क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, जो मेच्योर थायरोक्सिन हार्मोन होता है, उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, आयोडीन को लगाना पड़ता है। कितने आयोडीन लगते हैं उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन है। मोनो आयोडो थायरोक्सिन, डाई आयोडो थायरोक्सिन, टेट्रा सॉरी ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, और टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन। तो इसमें हम T3 और T4 इस प्रकार से लिखते हैं। T3 में 3 आयोडीन होते हैं और T4 में 4 आयोडीन होता है। T3 है वो ज्यादा सक्रिय होता है, सबसे ज्यादा यही कार्य करता है। अब देखिए क्या होता है, ये आयोडीन हमने इसलिए जोड़ा है ताकि थायरोक्सिन जो थाइमोसाइट कोशिकाओं के अंदर बना है उसको बाहर निकाला जा सके। बिना आयोडीन के ये बाहर नहीं निकलता है। अब देखिए भोजन के अंदर क्या नहीं है, आयोडीन है नहीं, तो आपके बॉडी में थायरोक्सिन, आपकी जो ग्लैंड है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन तो बन रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा। उसको बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, और आयोडीन आप खा नहीं रहे हो, भोजन में आयोडीन है नहीं। तो अब क्या होगा, थायरोक्सिन बनता रहेगा और ये गला स्वेल करके बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं, घेंगा कहते हैं। जिसका क्योर है, जिसका हम आसानी से आयोडीन का नमक खाकर हम उसको क्या कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हार्मोन और एंजाइम में अंतर क्या है। देखिए हार्मोन और एंजाइम वैसे देखें तो दोनों के दोनों क्या है, प्रोटीन के बने होते हैं, दोनों ही प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन कुछ जो प्रोटीन वाले ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एक विशेष प्रकार की ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, उनको तो कहते हैं हार्मोन। और एंजाइम जो होते हैं वो स्पेशल प्रकार के ग्लैंड तो नहीं कहेंगे हम उनको, लेकिन कोशिकाओं के एक समूह द्वारा वो भी स्रावित किए जाते हैं। लेकिन हार्मोन तो मान लीजिए कि किसी की सहायता से नहीं, वो डायरेक्ट ब्लड में डालकर और उनको उनका ट्रांसप्लांट होता है। मतलब ये बिना नलिकाओं के कहीं भी जा सकते हैं ब्लड के माध्यम से। लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए विशेष प्रकार की नलिकाएं विकसित करनी पड़ती है, जहां उनको आपको पहुंचाना होता है। दूसरी बात, हार्मोन क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की मान लीजिए जो रिएक्शंस होती है उनको बढ़ाने का घटाने का काम कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या कोई ग्लैंड्स है उनका कार्य कर सकते हैं। और एंजाइम मोस्टली क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, मतलब किसी भी बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं, क्लीवेज का काम करते हैं। डाइजेशन वो नहीं है फूड वाला, डाइजेशन मतलब जो क्लीवेज करना होता है, जिसको तोड़ना होता है, बॉन्ड तोड़ने का काम करते हैं। या कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो किसी दूसरे के साथ जुड़कर, कोई मतलब को फैक्टर है, कोई मिनरल्स है, उनके साथ जुड़कर विशेष प्रकार के कोई रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल कोई रिएक्शन होती है, उसको पूरा करते हैं। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट एफ जो लिखा है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाइए। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनानी है अपने को। देखिए एक तो आती है न्यूरॉन और एक आती है नेफ्रॉन। आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूरॉन और नेफ्रॉन। अच्छा सॉरी, ये फर्स्ट पेपर नहीं है अपना, ये सेकंड पेपर का डिस्कशन चल रहा है अभी। फर्स्ट पेपर भी आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए न्यूरॉन
और नेफ्रॉन, दोनों में क्या होता है, अंतर है। न्यूरॉन जो सेल्स है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती है, और नेफ्रॉन जो होती है, नेफ्रॉन जो है वो जैसे उत्सर्जित तंत्र की क्या होती है, नलिकाएं होती है नेफ्रॉन। न्यूरॉन में आपको क्या करना है, न्यूरॉन 3 भागों में बंटा होता है। वैसे एक भाग होता है सोमा, दूसरा होता है एक्सोन, और तीसरा होता है लास्ट वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, 3 भाग में बना होता है, और इसकी स्ट्रक्चर आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। वैसे आपको अच्छी सी स्ट्रक्चर बनानी है, मैं आपको केवल गाइड कर रहा हूँ। इस प्रकार से और इस प्रकार से ये सिनेप्टिक बटन वाली स्ट्रक्चर होगी सबसे लास्ट में। यहाँ एक और न्यूरॉन जुड़ा रहता है। आपको ये स्ट्रक्चर याद करनी है। यहाँ न्यूक्लियस होता है, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का समूह होता है, यहाँ डेंड्राइट्स पाए जाते हैं इसके आगे, और इसका सोमा का जो सबसे लंबा एक्सटेंशन होता है उसको हम एक्सोन कहते हैं। एक्सोन के ऊपर क्या पाए जाते हैं, माइलिन शीथ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, माइलिन शीथ, और लास्ट में क्या मिलेंगे, डेंड्राइट्स मिलेंगे। समझ आ रही मेरी बात? तो इस प्रकार से आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर याद करनी है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिधारा विनिमय क्या होता है, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि समझाइए। और ब्रैकेट में मैंने लिखा है काउंटर करंट क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिए। देखिए, प्रतिधारा विनिमय क्या होता है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं काउंटर करंट सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन भी आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेफ्रॉन क्या होता है, प्रतिधारा विनिमय नेफ्रॉन के अंतर्गत ही क्या होता है, मान लीजिए उनका इफेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाने के लिए जो कार्य किया जाता है, इफेक्टिव, कभी भी कोई भी काम इफेक्टिव किया जाता है तो वो उसके लिए हम काउंटर करंट सिस्टम लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए आपका जो पीसीटी डीसीटी वाला जो भाग होता है, इसके अंदर हमारा जो यूरिन जो है वो इसमें ट्रेवल करता है, और इसके पास में हम वासा रेक्टा, इसके साथ में क्या रखते हैं, हम वासा रेक्टा को रखते हैं। ये वासा रेक्टा क्या करती है, यहाँ से निकलने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनको क्या करती है, अपने अंदर डाल लेती है, और उनको वापस शरीर में लेकर चली जाती है। तो यहाँ क्या होता है, मान लीजिए यहाँ सबसे ज्यादा वाटर का क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होता है। वाटर यहाँ से बाहर निकलता है, और यहाँ से आयंस होते हैं, जैसे सोडियम और क्लोराइड जो आयन होते हैं वो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ से बाहर निकले NaCl, और यहाँ से बाहर निकला वाटर। ये बाद में कहाँ जाते हैं, तो ये जो ब्लड वेसल्स होती है इसके पास में, ये वहाँ चले जाते हैं इस ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ का जो, मान लीजिए जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, पानी को बाहर निकाल रहे हैं। पानी को बाहर निकाल रहे हैं तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ मान लो 300 मिलीमोल ऑस्मोल है, तो अगर आप पानी बाहर निकालोगे तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, 300 से 400, 400 से 500, 600, 700, 800, इस प्रकार से बढ़ती हुई ये लगभग 1200 तक पहुंच जाती है, यहाँ हेलने के लूप तक आते आते। उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, NaCl को बाहर निकाल रहे हो, मतलब आयंस को बाहर निकाल रहे हो। तो आयन बाहर निकलेगा तो ऑस्मोलैरिटी घटेगी। तो इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400 और 300, इस प्रकार से कम हो जाती है। अब इसके उल्टा जस्ट यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्या होता है, आप इस साइड में क्या कर रहे हो, यहाँ NaCl डाल रहे हो, तो डालेंगे तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ मान लीजिए पहले अगर 300 था तो बढ़ते हुए कितना आ गया, 400, 500, 600, 700, 800, 900, और इस प्रकार से करते करते 1000, और लास्ट में आ जाएगा ये 1200। अब 1200 हो गया। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर पानी डाल रहे हो, पानी डालेंगे तो ऑस्मोलैरिटी वापस क्या होगी, घटेगी। तो 1100, फिर 1000, उसके बाद में 900, 800, 700, इस प्रकार से, और ये घटती घटती वापस कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। तो यहाँ क्या रहता है, उल्टा सिस्टम चल रहा है, काउंटर करंट सिस्टम। मतलब अगर आप यहाँ से ऊपर से नीचे आते हो, इसको अगर पढ़ते हो, तब ये क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। और यहाँ से अगर आप इस प्रकार से, क्योंकि ब्लड इसमें ऐसे चलता है और इसमें जो यूरिन है वो ऐसे चलता है, और यहाँ से ऐसे चलते हो तो वो क्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो दोनों की विपरीत दिशा है, और दोनों में जो नंबर्स है वो भी क्या होंगे, उल्टे चलते हैं। तो ये काउंटर करंट सिस्टम है जो इफेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए कार्य करता है, ये आपको पढ़ना है इसके अंदर। और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, मूत्र कैसे निर्माण, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो भी आपको इसमें पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आता है रक्त स्कंदन की या ब्लड क्लोटिंग की क्रियाविधि को समझाइए, ये कैसे ब्लड का क्लोट होता है। देखिए ब्लड क्लोटिंग
जो होती है वो लीवर से बने हुए अनेक जो मान लो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, फैक्टर्स जो होते हैं, आप उनको फैक्टर कहते हैं, कारक कहते हैं, उनके द्वारा ये क्रिया करवाई जाती है। ब्लड क्लोटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सट्रिंसिक ब्लड क्लोटिंग और दूसरी होती है इंट्रिंसिक ब्लड क्लोटिंग। दो प्रकार की ब्लड क्लोटिंग पाई जाती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जहां जहां से हमें मान लीजिए कि यहाँ हमें कट लगा है, जहां कट लगता है वहां की कोशिकाओं के द्वारा एक फैक्टर होता है, फैक्टर नंबर 12, उसको एक्टिवेट किया जाता है। ये फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होकर आगे चलकर फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट करता है। 11 फैक्टर एक्टिवेट होकर ये आगे चलकर फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट करता है, जो कि फैक्टर नंबर 9 जो है वो एक्टिवेट होकर आगे चलकर फैक्टर नंबर 8 को, कैल्शियम आयन और साथ में जुड़कर कैल्शियम आयन और फैक्टर नंबर 8 इसको एक्टिवेट कर देता है, और ये आगे चलकर क्या करेगा, फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ये 10 आगे चलकर फैक्टर 5 को एक्टिवेट करता है, और फैक्टर 5 आगे चलकर फैक्टर 3 को एक्टिवेट करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होकर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, और थ्रोम्बिन जो है वो आगे फैक्टर नंबर 2 जो होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन। क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन है, वो उसको थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है, और फाइब्रिन का कार्य क्या क्या होता है, थक्का जमाने का होता है, और ये क्या करता है, ब्लड क्लोट करता है। तो इस प्रकार से ये जो क्लोटिंग की क्रियाविधि है वो कुछ फैक्टर से क्या करती है, फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और इस फैक्टर, ये जो फैक्टर होते हैं वो इस प्रकार से क्रमिक रूप से चलते हुए क्या करते हैं, इस क्रिया को पूरा करते हैं, और लास्ट में फाइब्रिन एक्टिवेट हो जाता है। और फाइब्रिन एक्टिवेट होते ही वो पहले घुलनशील अवस्था में रहता है, और जैसे ही वो अघुलनशील बदलता है, अघुलनशील में आते ही वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लड की क्लोटिंग है जहाँ से डैमेज हुआ था वहाँ वो इस प्रकार से थक्का बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इसमें आता है यूरिया का उत्पादन कहाँ होता है, यूरिया चक्र को समझाइए। देखिए, यूरिया का उत्पादन है, यूरिया साइकिल जो चलता है वो लीवर में चलता है। यूरिया साइकिल कहाँ चलता है, ये लीवर में चलता है। और इसका उत्पादन कैसे होता है, किस प्रकार से जो यूरिया है उसका फॉर्मेशन होता है, तो ये आपको पूरा पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, यूरिया चक्र क्या होता है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है एंजाइम्स क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण कीजिए। देखिए, एंजाइम्स हमने पहले भी पढ़ा था हार्मोन के साथ में। एंजाइम्स वो संरचनाएं होती है जो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और इनका वर्गीकरण जो है वो ओथ लील्स के आधार पर किया गया है। ओथ लील्स के आधार पर इनका वर्गीकरण है वो किया गया है। इसके अंदर देखिए क्या है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। टी का मतलब क्या होगा, ट्रांसफरेज, और एच का मतलब हुआ हाइड्रोलाइजेज, हाइड्रोलाइसेज, और एल का मतलब क्या गया, लाइगेज। आई का मतलब हो गया आइसोमरेज, आइसोमरेज, और इस एल का मतलब हो गया लाइसेज। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इनको हमने लगभग 6 कैटेगरी के अंदर जो एंजाइम्स है उनका मतलब क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इनको बांटा हुआ है, और कौन सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा, कौन सा ट्रांसफर करेगा, कौन सा आइसोमरेज जो रिएक्शन है उसको करेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा एंजाइम्स के बारे में क्लासिफिकेशन है, जो कि आया नहीं है 2 साल से, तो इस बार आने की संभावना इसकी ज़्यादा रहेगी। तो इस प्रकार से इसको पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुछ रोग है उनके ऊपर आपको टिप्पणियां लिखनी है। जैसे कि पहला आता है हाशीमोटो रोग। देखो, हाशीमोटो रोग जो होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाशीमोटो के अंदर जो इम्यून सिस्टम होती है, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, हमारे जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके ऊपर क्या करती है, या उसके अगेंस्ट क्या करती है, वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो ये जो डिजीज है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ये ध्यान रखेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज है। कौन सी, हाशीमोटो।
हाशीमोटो डिजीज। इसमें क्या होता है, हाशीमोटो डिजीज में क्या होता है, इसमें इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है वो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, जिससे थायराइड ग्लैंड है वो या तो क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन को ज्यादा सिक्रेशन करती है, तो हाइपर थायरोडिज्म हो जाता है या हाइपर थायरोक्सिज्म हो जाएगा, या उसकी कमी हो जाती है, मतलब वो काम करना बंद कर देती है, वो इनएक्टिव हो जाती है, तो वो हाइपोथायरोडिज्म हो जाता है। मतलब या तो उसकी कमी हो जाती है या वो अधिक कार्य करने लग जाती है। तो इस प्रकार से ऑटोइम्यून डिजीज है हाशीमोटो, जिसमें हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें लिखा है कि क्रिटिनिज्म क्या होते हैं। देखो क्रिटिनिज्म भी क्या होते हैं, इस प्रकार के बच्चे होते हैं जो सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो पाते हैं, बचपन से वो बंदे रह जाते हैं, उनको क्रिटिनिज्म कहते हैं। इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन और एनीमिया क्या होता है। देखो हीमोग्लोबिन पिछली बार मायोग्लोबिन के बारे में आया हुआ है, तो आपको हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ के जाना है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए बना हुआ ऐसा अणु है जो प्रोटीन और हिम से मिलकर बना होता है, इसलिए हमने इसको बोला हीमोग्लोबिन। प्रोटीन भी कौन सा मिलेगा इसमें, ग्लोबिन प्रोटीन मिलता है, तो इसलिए इसका नाम हो गया हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन अणु जो होता है वो क्या करता है, 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, Fe+2 आयंस होते हैं, इसलिए 4 Fe+2 आयंस होंगे तो एक Fe+2 एक ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। दूसरा, मान लीजिए कि आपकी बॉडी में इस हीमोग्लोबिन की कमी है, ये हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, किसी की वजह से हो सकता है आपके पास हिम वाला ग्रुप नहीं है, या हो सकता है आपके पास ग्लोबिन प्रोटीन नहीं है। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी या खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे हम इसको, हम बोलेंगे कि वो एनीमिया हो गया है। तो साथ में मैंने हीमोग्लोबिन के साथ में एनीमिया लिखाया है, वो खून की कमी या खून में ऑक्सीजन की कमी, इसको एनीमिया कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेशी तंतु की संरचना और क्रिया विधि को समझाइए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशी तंतु की संरचना में आपने सार्कोमियर, जेड लाइन, जो एम लाइन है, जो आई बैंड होते हैं और एच बैंड होते हैं, उन सब के बारे में आपको बताना है। सार्कोमियर क्या होता है, उसकी पेशी की संरचना बतानी है, कैसे वो काम करते हैं। उसके बाद में देखिए एक जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इसके अंदर, उसको भी आप पढ़ के जाइए। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये फिलामेंट थ्योरी हमें ये बताती है कि किस प्रकार से जो जो एक्टिन और मायोसिन है वो किस प्रकार से एक दूसरे में फिसलते हैं, कैसे वो गति करते हैं, और कैसे वो सार्कोमेर की लंबाई है वो जैसे जैसे संकुचन होता है वैसे वैसे वो लंबाई है वो घटती जाती है, और जैसे जैसे सार्कोमेर की लंबाई घटेगी वैसे वैसे संकुचन होगा, और जैसे जैसे लंबाई वापिस बढ़ेगी तो दोबारा क्या हो जाएगा, शिथिलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको जरूर पढ़ के जाइए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार। नेक्स्ट आता है शरीर में वशी अम्लों के जैव संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। ये भी देखिए बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। एक तो होता है देखो बीटा ऑक्सीडेशन, और एक होता है बीटा इसका सिंथेसिस, जो लिपिड्स का सिंथेसिस बोलते हैं। तो कभी तो देखिए ऑक्सीडेशन आता है और कभी सिंथेसिस आता है। तो इस बार जो लिपिड्स का, फैट का जो सिंथेसिस है वो आप पढ़िए। जो एसिटाइल कोलिन हार्मोन, जो एसिटाइल कोलिन जो है उसकी वजह से होता है। ये धीरे धीरे एक एसिटाइल कोलिन जो होता है 2 कार्बन का, वो 2 आपस में जुड़ जाते हैं, फिर 4 हो जाते हैं, 4 से फिर उसमें 2 जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से एक पूरी लंबी चेन है, तो उसको आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि लास्ट टाइम ऑक्सीडेशन पूछा हुआ है, तो सिंथेसिस इस बार पूछा जाए, ये हो सकता है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन की संरचना, कार्य, उनका वर्णन करना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बतानी है, प्रोटीन की संरचना और उनके कार्य। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली 4 भागों में बंटी होती है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर 4 भागों में है, हाँ इसको 4 भागों में पढ़ते हैं। एक आता है प्राथमिक प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरी आती है द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना। इस प्रकार से 4 भागों में इसकी संरचना को पढ़ते हैं। प्राथमिक में क्या होता है, 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, और तीसरा अमाइनो एसिड भी क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाता है। तो ये एक लंबी लीनियर चेन होती है, इसको बोलते हैं प्राथमिक। अगर क्या होता है, यही जो लंबी लीनियर चेन है वो इस प्रकार से कुंडलित हो जाती है, जिसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। इसको क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स। तो इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इसके अलावा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से सीट के रूप में, जिसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड सीट, ऐसे सीट के रूप में भी पाई जा सकती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के 2 टाइप हो गए, एक होता है अल्फा हेलिकल वाला और दूसरा होता है बीटा सीट्स वाला। इसके बाद में आता है टर्सरी। टर्सरी में क्या होता है,
जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से ग्लोबुलर फॉर्म में जिस रूप में वो आना चाहती है, जिस रूप में वो सबसे ज़्यादा फंक्शनल होती है, वो रूप वो ग्रहण कर लेती है। जैसे मान लो इस प्रकार से अगर उसको बनाना है, कोई भी प्रकार का रिसेप्टर बनाना है, तो वो इस प्रकार की संरचना में आ जाती है। और उसके बाद में आता है क्वेटरनरी स्ट्रक्चर। क्वेटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत सारे जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर है वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, क्वेटरनरी स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। जैसे आपने हीमोग्लोबिन पढ़ा होगा, अभी आपने देखा हीमोग्लोबिन में क्या होता है, इस प्रकार से 4 ग्लोबिन प्रोटीन इस प्रकार से फोल्डेड होते हैं ऐसे, ठीक है। ये अलग से 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है, और चारों आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये पूरी टोटल स्ट्रक्चर क्या बन गई, ये 4 डिग्री स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाता है। इस एक में क्या होता है, एक Fe होता है, यहाँ भी Fe, यहाँ भी Fe, यहाँ भी Fe, और एक Fe एक ऑक्सीजन को बाइंड करेगा तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन इसके अंदर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम 4 डिग्री स्ट्रक्चर करते हैं, कहते हैं प्रोटीन के अंदर। इसके अलावा देखो जो मायोग्लोबिन है, रूबिस्को एंजाइम है, जो आप बोटनी में पढ़ते हो, तो ये सारे भी इसके अंदर क्लासिफाइड होते हैं, जो 4 डिग्री के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है क्रेब चक्कर को समझाइए। क्रेब चक्कर क्या होता है, देखिए क्रेब साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हमारे बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन में ग्लाइकोलाइसिस भी है, क्रेब साइकिल भी है। क्रेब साइकिल कैसे चलता है, उसमें जो किस प्रकार के क्या क्या 7-8 जो स्टेप्स है उन सबको आपको याद करना है। ये जो एक देखो रटने वाली चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो आता है वो सीधा 4 या 5 नंबर का आएगा, तो इसको आप ख़त्म करो, जो भी याद करके जैसा भी आप पढ़ते हो किसी भी प्रकार से पढ़ो आप। इम्पोर्टेंट है इनके स्टेप्स, उनमें आने वाले जो एंजाइम्स है उनको आप जरूर याद कीजिए, तो ये इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट आता है पीयूष ग्रंथि के कार्य, नियंत्रण और हाइपोथैलेमस का नियंत्रण, इसको समझाना है। देखिए एक चीज सुनिए, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड होती है, और इसके ऊपर कंट्रोल करने वाली सुपर मास्टर ग्लैंड आप इसको कह सकते हो, जो हाइपोथैलेमस होती है। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। पश्च पीयूष ग्रंथि डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, यहाँ से केवल 2 हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एडीएच हार्मोन, वेसोप्रेशन हार्मोन। और अग्र पीयूष ग्रंथि से 6-7 हार्मोन निकलते हैं, जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन हो गया, एसीटीएच हार्मोन हो गया, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और एफएसएच और एलएच हार्मोन हो गया। इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। और जो इस प्रकार के जो हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, हमारे मतलब है ना दूसरी जो ग्लैंड्स होती है उनको क्या करते हैं, वो एक्टिवेट करने का कार्य करते हैं। जैसे मान लो एफएसएच एलएच है, वो हमारे गोनेड्स पे जाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis को क्या करते हैं, वो एक्टिवेट करवाते हैं, ठीक है। टीएसएच वो हमारे मतलब थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाते हैं, या आप मान लीजिए कि जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो भी यहाँ से सीक्रेट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या करती है, कुछ ऐसे हार्मोन्स है जो दूसरे ग्लैंड्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये आपको पूरा इनके कार्य के बारे में लिखना है। नेक्स्ट आता है देखो हृदय की संरचना बनाकर उसके दोहरा परिसंचरण तंत्र को समझाइए। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। हृदय की संरचना में देखिए, केवल आपको मनुष्य के हृदय की संरचना के बारे में बताना है। 2 आलिंद होते हैं और 2 इसमें निलय पाए जाते हैं, ध्यान रखना। सबसे बड़ा जो होता है वो ये वाला होता है, सबसे बड़ा फ्रेगमेंट जो सेक्शन होता है वो कौन सा होता है, ये वाला होता है। ये दोनों नीले हैं तो इनको बोलेंगे वेंट्रिकल वेंट्रिकल, और ये दोनों क्या है, आलिंद है, इनको बोलेंगे एट्रियम एट्रियम, ठीक है। सबसे बड़ा ये होता है। यहां से प्योर ब्लड, यहां से कौन सा ब्लड जाता है, यहां से प्योर ब्लड जाता है और हमारे अंगों की तरफ जाता है। तो यहां से क्या निकला, प्योर ब्लड निकला, जो अंगों की तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यहां अंगों में जाने के बाद में ब्लड क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, क्योंकि ब्लड से ऑक्सीजन ले ली जाती है, वो इम्प्योर हो गया। अब इस ब्लड को दोबारा कहां लेकर आया जाता है, दोबारा लेकर आया जाता है इस हार्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि पंपिंग करवानी है। और फिर इसको कहाँ भेजा जाता है, इसको भेजा जाता है लंग्स के पास। यहाँ लंग्स में इसको दोबारा क्या मिल जाती है, इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, और वापस ये कहाँ जाता है, ये इस में आ जाएगा, फिर यहाँ से दोबारा। तो इस प्रकार से जो हमारा ब्लड है वो हमारे हार्ट से 2 बार होकर गुजरता है, इसलिए दोहरा परिसंचरण तंत्र है। और इसके हार्ट की जो स्ट्रक्चर है, इसमें पुर्किंजे फाइबर है, बंडल ऑफ फिश है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद करके जाननी है। नेक्स्ट आता है शरीर का ताप नियंत्रण को समझाइए और हाइपोथैलेमस की उसकी भूमिका। देखिए जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जैसे हम एंडोथर्म्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे एक्टोथर्म ऑर्गेनिज्म भी है, उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म में जो टेम्परेचर होता है, ताप जो होता है, वो शरीर का बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग मौसम में किस प्रकार से रेगुलेट रहता है, कैसे वो मतलब नियमित बना रहता है, ये हाइपोथैलेमस के ऊपर डिपेंड करता है, वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो आपको ये सबसे पहले तो ये देखना है कि कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और शरीर
में ताप नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, कैसे जो इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन है एक थर्मो रेगुलेशन के अंदर कि किस कौन से थर्मोहेलाइन जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, तो इनको आपको बताना है। इसी के अंदर आपको जो एंडोथर्म और एक्टोथर्म जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आता है ज्वारीय आयतन क्या होता है, फुफ्फुसीय क्षमता को सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए फुफ्फुसीय क्षमता का जो चित्र है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ज्वारीय आयतन का मतलब होता है कि ये किस प्रकार से पूरे दिन भर जो हम वायु का आदान प्रदान करते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन। देखिए ये लगभग 500 ml के आसपास होता है ज्वारीय आयतन जो होता है। तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं 2.2 से लेकर 2.5 तक, ठीक है। तो या आप इसको लिख सकते 2.0 से लेकर और 2.5 तक, ये लगभग 500 ml हो जाता है। यहाँ का जो आयतन होता है उसको हम ज्वारीय आयतन कहते हैं। फिर क्या होता है, बहुत सारा हम क्या करते हैं, बहुत जोर लगाकर सांस को अंदर भी खींच सकते हैं, वायु को अंदर भी ग्रहण कर सकते हैं। जो जोर लगाकर जब आप बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली जब आप ब्रीदिंग करते हो और अंदर ग्रहण करते हो उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, जो लगभग 300 ml तक हो सकता है। तो ये 300 ml तक हम क्या कर सकते हैं, आई इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम IRV कहते हैं, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये लगभग 500 ml होता है, जो क्या होता है इस प्रकार से चलता रहता है। ये 300, ये क्या है लगभग 3000 ml तक होता है। तो ये लगभग 2 है, तो यहाँ आप ये मान सकते हो कि ये 5 तक आ गया, ठीक है। तो ये लगभग 3000 तक हो जाएगा। अब वापस क्या होता है, नॉर्मल ये टाइडल वॉल्यूम चलता रहता है और इसके बाद में 1000 ml क्या करते हो आप, वायु को फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हो। ये लगभग 1000 से 1200 तक के आसपास होता है। तो ये लगभग 1 के आसपास होता है, 1.0 मतलब 1000 वॉल्यूम है, वो आप क्या कर सकते हो, फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ERV। इसको बोलते हैं एक्सेलेशन रिजर्व्ड वॉल्यूम, बाहर निकाली गई वायु जो फोर्सफुली है। देखिए ये फोर्सफुली होती है, ये फोर्सफुली होती है, और ये वो टाइडल वॉल्यूम होता है जिसको ज्वारीय आयतन कहते हैं। 500 ml होता है जो नॉर्मल रेगुलरली चलता रहता है। और कुछ वॉल्यूम ऐसा होता है, ये लगभग 1000 से 1200 तक होता है। ये कुछ वॉल्यूम ऐसा होता है जो हमेशा हमारे लंग्स में बना रहता है, जिसको आप बोलते हो RV रिजर्व्ड वॉल्यूम, जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये अगर खत्म हो गया तो हमारे जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देंगे। तो ये हमेशा बना रहता है, आप कितना भी जोर लगा लो आप इस वॉल्यूम को बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो ये RV है। तो इस प्रकार से आपको ये सचित्र है, आपका इसका वर्णन करना है। लास्ट क्वेश्चन आता है, कायांतरण क्या होता है, नियोटेनी और निर्मोचन में थायराइड की भूमिका बतानी है। देखो कायांतरण क्या होता है कि लार्वा जो होता है, इसको यहाँ समझिए, लार्वा जो होता है, लार्वा क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से अडल्ट में बदल जाता है। किसकी वजह से, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। लेकिन मान लीजिए थायरोक्सिन हार्मोन है ही नहीं, तो ये वाली क्रिया नहीं होगी। इस क्रिया को कहते क्या है, मेटामॉर्फोसिस, मतलब कायांतरण। कायांतरण होगा नहीं, कायांतरण नहीं होगा तो लार्वा क्या होगा, वेट तो करेगा कि मैं अडल्ट में बदल जाऊं, लेकिन अडल्ट में बदलेगा नहीं, क्योंकि क्या नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है। और थायरोक्सिन नहीं होने की वजह से लार्वा क्या करता है, लार्वा में सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। लार्वा क्या हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है और ये जनन करने लग जाता है। और इसी अवस्था को क्या कहते हैं, नियोटेनी कहा जाता है, ध्यान रखना, नियोटेनी कहा जाता है। और लार्वा के द्वारा बनाए गए लार्वा क्या कहलाता है, पीडोजेनेसिस कहा जाता है। लार्वा से जो लार्वा बनते हैं उसको क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस कहते हैं। तो ये वाली क्रिया है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस क्रिया में कायांतरण में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। कायांतरण कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, वो भी आपको पढ़ के जाना, ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहेगा। तो इस प्रकार से देखो, आपने देखा कि किस प्रकार से जो हमारा सेकंड पेपर है उसका किस प्रकार से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्या क्या आ सकते हैं, वो हमने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। आप इनको पढ़िए, इनके अलावा भी कुछ आपको लगते हैं तो वो भी करिए, लेकिन आप इनको बहुत अच्छे से करके जाइए। इनको तो पढ़ ही लीजिए, कम से कम 18 क्वेश्चंस मैंने आपको जो दिए हैं, आपको ये हो कि ये 18 तो आते हैं। अगर इनमें से कुछ क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो वो गलत नहीं होने चाहिए। इसके अलावा भी आपको हम गाइड करते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़े और संभव इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े रहें। थैंक यू।